आज हम स्टार्ट करेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की यूनिट 1। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंटेंट हैं। तो अगर कंटेंट की बात करें तो पहला कंटेंट का जो टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन का इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे सॉइल इरोजन होता क्या है, व्हाट आर द कॉजेज़ क्या है, मैकेनिज्म क्या है, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन क्या है, सॉइल इरोजन विंड की वजह से कैसे होता है, फिर उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, और सम अदर प्रैक्टिसेस जो कि विंड इरोजन कंट्रोल के लिए हैं, उसको हम यूनिट 1 में देखने वाले हैं। तो बेसिकली सॉइल इरोजन होता क्या है कि सॉइल का कोई पार्टिकल जो कि पेरेंट रॉक में या पेरेंट कोई सॉइल का सरफेस है उससे डिटैच हो रहा है और उसके बाद वो मूव कर रहा है और मूव करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपॉजिट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। यानी सॉइल का अपनी जगह से हट जाना, एक तरीके से हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। हटने के बाद वो अपने प्लेस पे नहीं रहता, वो मूवमेंट करता है और कहीं जाके डिपॉजिट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस अगर एक तरीके से कंप्लीट फॉर्म में देखें तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। Loosening of the soil from its place and its transportation from one place to another is known as soil erosion। तो soil detachment, transportation and deposition। तो मिट्टी एक जगह से कटेगी, कटने के बाद वो उस जगह से विंड की वजह से या वाटर की वजह से एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगी, जाके ट्रांसफ़र होगा और एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाएगी जहाँ भी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस सॉइल इरोजन का है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इरोजन अगर देखा जाए बेस्ड ऑन ओरिजिन, तो फर्स्ट इज जियोलॉजिक क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि नेचुरल फॉर्म में है। यानी अगर हम बोलें कि उसकी मात्रा या क्वांटिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, मतलब एक बैलेंस फॉर्म में है। इरोजन हो भी रहा है, फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन हो भी रहा है, बट कोई एक तरीके से कोई लॉस देखने को अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है तो उसको हम जियोलॉजिकल इरोजन कहते हैं। वहीं बात करें एसेलरेटेड इरोजन की, एज नेम सजेस्ट कि हायर क्वांटिटी एंड हायर स्पीड में जो इरोजन होता है उसको हम बोलते हैं एसेलरेटेड इरोजन। अगर फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स कह ले या एजेंट्स कह ले तो वाटर एंड विंड इज़ द एजेंट। दोनों ही इरोजन के होते हैं। मोस्टली वाटर रन ऑफ के फॉर्म में या ह्यूमन क्रिएटेड एक्टिविटीज़ की बात करें तो एसेलरेटेड इरोजन होता है। अब हम लोग इरोजन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सॉइल इरोजन की वजह से बहुत सारे जगह की जो सॉइल है वो थ्रेट में है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। जहाँ पे जैसे एक डेटा है जहाँ पे 328.7 मिलियन हेक्टेयर टोटल एरिया है हमारे इंडिया का और 96.4 मिलियन हेक्टेयर है जो कि अंडर डिग्रेडेशन है, यानी जो लैंड की क्वालिटी है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो कम हो रही है। तो ऐसे आपको बहुत सारे डेटा देखने को मिलेंगे जो कि सीरियस प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी हम ढूंढ रहे हैं। इसीलिए पहले तो हम चीज़ों को जानेंगे अच्छे से और उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन पे काम करेंगे। अदर फॉर्म्स ऑफ इरोजन की बात करें, ड्यू टू एजेंट्स की बात करें तो विंड हो गया। जैसे विंड वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इरोजन होने लगता है। वाटर की बात करें तो वाटर डिफरेंट फॉर्म में है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म की वजह से रेनफॉल, रन ऑफ और ये सारी चीज़ों की वजह से भी इरोजन होता है और ग्लेशियर्स की वजह से भी इरोजन होता है। अगर उसी तरीके से हम रन ऑफ को देखें, रन ऑफ का मतलब ये होता है कि जो वाटर है जो सरफेस पे मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है। और उसी तरीके से सब सरफेस पे भी मूव कर रहा है लेकिन डायरेक्टली स्ट्रीम चैनल को ज्वाइन कर रहा है, उसको हम रन ऑफ बोलते हैं। जब बारिश होती है उसकी वजह से भी मिट्टी कटती है, उसके अलावा रिजर्वायर और ओशंस की वजह से भी मिट्टी कटती है। इस तरीके से जितने भी कारण होते हैं इरोजन के ये सारे इसमें मेंशन है। रन ऑफ में भी है सरफेस, सब सरफेस, यानी सरफेस पे अगर मूवमेंट हो रहा है पानी का और मिट्टी काट के ले जा रहा है या नहीं भी काट के ले जा रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर को ही हम रन ऑफ बोलते हैं। सरफेस रन ऑफ की वजह से भी इरोजन होता है और सब सरफेस यानी मिट्टी के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से भी इरोजन होता है। तो मिट्टी के अंदर जो इरोजन होता है वो पाइप के फॉर्म में होता है और मतलब वो दिखने में ऐसा लगेगा कि वो एक बड़े डायमीटर की पाइप है और एक होल क्रिएट हो गया काइंड ऑफ। तो ये चीज़ होती है। सरफेस रन ऑफ में भी डिफरेंट शीट है यानी लेयर्स के फॉर्म में है। रिल्स अगर बात करें तो चैनल के फॉर्म में है
और गली इरोजन की बात करें तो यही चैनल के डायमीटर बड़े हो गए हैं। यूनिट 2 में हम इसको डिटेल में देखेंगे। और फिर स्ट्रीम बैंक इरोजन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इरोजन हैं। अगर हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल एक पार्ट था, तो अगर ग्रेविटेशनल पार्ट की बात करें तो उसमें आ जाता है लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक फ्लो, टॉपल, स्लम्प, स्लाइड, क्रीप एंड फॉल। तो ये सारे टर्म्स आ जाते हैं जो ग्रेविटी के थ्रू इरोजन होता है। तो इस तरीके से सारा इरोजन होता है। ये इतना पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है लैंडस्लाइड वाला, जितना इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये एक इमेज है जिसमें सारा इरोजन है। जैसे रेन ड्रॉप हुआ, पानी की बूंद कहीं पे गिरी तो उसका जो कुछ पार्ट है वो बाउंसिंग के फॉर्म में मूव किया तो उसको रेन ड्रॉप इरोजन कहते हैं। लेयर्स का अगर मूवमेंट हुआ तो शीट इरोजन कह रहे हैं। जैसे चैनल पतले पतले फॉर्म हो गए तो रेल बोल रहे हैं, यही चैनल का डायमीटर बढ़ गया, गली इरोजन, सारा कुछ इसमें डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा। कॉजेज़ की बात करें तो मोस्टली 2 कॉजेज़ हैं। वैसे तो फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉजेज़ की अगर बात करें तो एक ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉज है कि हमने क्या किया है, जो नेचुरल कवर थी, जो जंगल थे, जो पेड़ पौधे थे, हमने काट दिए। अब उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी इरोजन का कॉज है। जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ काट दिए, कैनोपी लॉस हो गया, यानी जो पूरा कवर किया हुआ था एरिया, वो एरिया एकदम ओपन हो गया तो वहाँ पे रेनफॉल का इफ़ेक्ट, रन ऑफ का इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जो स्पीड है, जहाँ पेड़ पौधे रोका करते थे वो रोकने के लिए वहाँ पे नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी कटाव वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ द वेजिटेटिव कवर। अब जैसे कि कोई पर्टिकुलर खेत है या कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाय भैंस अपने चराने के लिए भेज दिए, तो ऐसे एरिया में कई बार ऐसा होता है कि बार बार ग्रेजिंग हो रही है तो सॉइल भी कमज़ोर हो जाती है। मूवमेंट ऑफ जो जानवर हैं उनके चलने की वजह से, उनके बार बार ईटिंग की वजह से, तो ये भी रीज़न है। फॉरेस्ट फायर की बात करें तो मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड ही है, पेड़ पौधे काटने की वजह से एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया वहाँ पे कि फायर जनरेट हो गई। तो ये सारे चीज़ें हैं। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंड। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे कोई क्रॉप नहीं है, ऐसे ओपन है, तो वहाँ पे कटिंग की चांसेस ज़्यादा होती है। अपने किस तरीके की क्रॉप लगाए हैं, कितना एरिया छोड़ा है, कितना एरिया नहीं छोड़ा है, तो ये सारे जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को, वो भी इम्पॉर्टेंट है इरोजन में बढ़ाने में और घटाने में। तो अगर कोई ऐसी क्रॉप आप ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि आपने जंगल काट दिया और उसके बाद आपने क्रॉप ग्रो करना शुरू कर दिया, उसमें भी आपने इस तरीके की क्रॉप बोई है, स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरीके का आपने जुताई की हुई है वो सारा चीज़ मैटर करता है मिट्टी के बहाव को बढ़ाने के लिए। उसी तरीके से आपने जो क्रॉपिंग पैटर्न है, अगर हम बात करें कि हर साल एक ही तरह की क्रॉप उगा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो उससे क्या होता है कि ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है, जो फर्टिलिटी है, वो कम होती है। तो ये सारी चीज़ों को भी हमको ध्यान देना होता है, नहीं तो इरोज़न बहुत ज़्यादा होता है और जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो कम होती है। उसके अलावा जैसे कि अगर स्लोप पे हम इरिगेशन कर रहे हैं या स्लोप पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमने प्रॉपर मेज़र नहीं ले रखे हैं, तो स्लोप पे इरोज़न के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो चीज़ भी हमको याद रखनी है कि किस तरीके से काम करना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी दे दिया खेतों में, अब पता चला पानी के साथ वाटर लॉगिंग भी हो गई, ज़मीन मिट्टी भी ख़राब हो गई, कटाव भी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये जो कॉजेज़ हैं सॉइल इरोज़न के हैं डिफरेंट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे खेतों में, जैसे ये जो डायग्राम से ये बता रहे हैं कि कुछ जगह तो बिल्कुल ऐसे खाली छोड़ दिया है, वो तो बंजर बन ही जाएगा कुछ टाइम बाद मॉइस्चर स्टोर करते करते। कुछ जगह पे थोड़ा एरिया खाली छोड़ा है, थोड़ा एरिया में क्रॉपिंग करी गई है। और
पाम ऑयल प्लांटेशन की बात करें तो ये भी जंगल काट के अपने बेनिफिट के लिए पाम ऑयल प्लांटेशन करना, तो ये भी बहुत हार्मफुल होता है। इसमें CO2 वगैरह जनरेट होती, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी है कि किस टाइप का फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन, तो इसमें हम देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें तो जैसे रेनफॉल हो गया, रेनफॉल में भी डिफरेंट टाइप्स के रेनफॉल होते हैं, जैसे कि जैसे रेनफॉल में ही है स्लीट है, हेल है, स्नोफॉल है, अलग अलग तरह के फॉल्स होते हैं। उसके अलावा रेनफॉल में भी इंटेंसिटी होती है, जैसे कि अगर बार बार बारिश हो रही है तो इन्फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, यानी पानी मिट्टी में कम जा रहा है बार बार बारिश हो रही है तो। और फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, एक तरीके से कहे टेक्निकल टर्म्स में, तो इन्फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, रन ऑफ ज़्यादा हो रहा है, तो मिट्टी ज़्यादा कट रही है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है। इंटेंसिटी की बात करें, कितनी स्पीड से रेनफॉल हो रही है, वो भी मैटर करती है, उसकी वजह से भी कटाव होता है। तो रेनफॉल के डिफरेंट फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल इरोजन में। टेम्परेचर की बात करें तो अगर ऑर्गेनिज़म जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं अगर, ऑर्गेनिज़म जो है धीरे धीरे कम होने लगते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की अगर बात करें। दूसरी चीज़ कि टेम्परेचर अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो जैसे अपोजिट फोर्सेस लगते हैं ना बार बार किसी चीज़ पे, तो वो वीक पड़ जाता है। उसी तरीके से सॉइल पे बार बार फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन अगर हो रहा है तो वीक पड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। टोपोग्राफिकल फैक्टर की बात करें, जैसे कि स्लोप हो गया, स्लोप बहुत ज़्यादा है, स्लोप की लेंथ बहुत ज़्यादा है, कैसे कैसे फीचर्स हैं, डिफरेंट टाइप के फीचर्स आपको अर्थ सरफेस पे देखने को मिल जाएंगे। कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई है, तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो अलग अलग फीचर्स पे आपको अलग अलग इरोजन की चीज़ें देखने को मिलेंगी। सॉइल फैक्टर की बात करें कि मिट्टी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग टाइप की मिट्टी, कोई बहुत, किसी की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, किसी का टेक्सचर अलग होता है। तो अलग अलग टेक्सचर है, अलग अलग पैकिंग है, कंप्रेस्ड है, नॉन कंप्रेस्ड है, कैसी सॉइल है, कोहेसिव है, कोहेजन लेस है। जिस भी टाइप की मिट्टी है उस मिट्टी के हिसाब से इरोज़न होता है। जैसे मान लीजिए मिट्टी की अपनी क्षमता बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आप पानी डालें चाहे हवा डालें तो इरोज़न कम होगा। और मिट्टी की अपनी ही क्षमता कम है तो इरोज़न ज़्यादा होगा। वेजिटेशन की अगर बात करें तो किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने प्रॉपर क्रॉप लगाई हुई है, प्रॉपर वेजिटेशन लगाया हुआ है, घास लगाई हुई है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो मिट्टी के कटने के चांसेस वहाँ पे कम होते हैं। तो वेजिटेशन का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ज़्यादा वेजिटेशन उतना ही कम वो होगा इरोज़न। ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो इंसान ने ही सारी चीज़ें की हुई है। डिफरेंट चीज़ें अगर हम बात करें तो पेड़ काटना भी इंसान कर रहा है, सड़कें बनाना, जंगलों को काट के फैक्ट्रीज़ बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सारे फैक्टर्स ह्यूमन के द्वारा ही किए गए हैं, तो इसकी वजह से इरोज़न होता है। तो रेनफॉल में जैसे मैंने बताया कितनी बारिश हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बार बार होगी तो इन्फिल्ट्रेशन कम होगा क्योंकि सॉइल मॉइस्चर ऑलरेडी सैचुरेटेड हो जाएगा। टेम्परेचर की भी हमने सारी बातें बता दी कि जो फ्रोज़न सॉइल है उसमें इरोज़न कम होगा। टेम्परेचर ऑर्गेनिक मैटर पे इफ़ेक्ट करता है, फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन की वजह से जो होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल होता है। टोपोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट फीचर्स बने हुए हैं, तो अलग अलग फीचर्स पे अलग अलग फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। अगर हिली एरियाज़ है, स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे रन ऑफ ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। अगर हम एक तरीके से देखें तो वहाँ पे मिट्टी कटने के चांसेस ज़्यादा हैं। लैंडस्लाइड भी इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा होती है। स्लोप की लेंथ ज़्यादा है तो भी ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये डायग्राम से आप देख पा रहे हैं सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सैंडी सॉइल है, सिल्टी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, अलग अलग सॉइल अलग अलग नेचर एग्जिबिट करती है। जैसे क्लेई सॉइल की बात करें तो क्लेई सॉइल से वाटर पास नहीं हो पाता है, सैंडी सॉइल से वाटर पास हो जाता है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट सॉइल के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होगा
उनकी पैकिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इरोजन में। वेजिटेशन की बात करें, वेजिटेशन ज़्यादा अमाउंट में है तो हम कहते हैं कि भाई हाँ इरोजन कम होगा, वेजिटेशन कम है तो इरोजन ज़्यादा होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ओवर ग्रेजिंग, ओवर क्रॉपिंग, जंगल काट के बार बार क्रॉपिंग करना, डिफॉरेस्टेशन करना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना, जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है, होता चला जा रहा है, उतना ज़्यादा आप नेचर में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो इसका भी हार्मफुल इफ़ेक्ट है। उसी तरीके से ओवर ग्रेजिंग, इसका भी हार्मफुल इफ़ेक्ट है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको पता है ये सब सॉइल को वीक करते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। यहाँ पे हम सॉइल इरोजन की बात कर रहे हैं तो नेचर को तो बहुत तरीके से नुकसान हो रहा है, मगर हम उस पर यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस सॉइल इरोजन से रिलेटेड ही बात करेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ सॉइल इरोजन की बात करें तो जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया, सबसे पहले क्या होगा, पार्टिकल किसी मिट्टी के, अगर हमने जैसे डायग्राम में देखा कोई मिट्टी पे कहीं स्टेबल पड़ा होगा, कोई फोर्सेस ऊपर से आपने लगाया, डिटैचमेंट हुआ, विंड फोर्स लग रहा है, वाटर का फोर्स लग रहा है, किसी कोई भी फोर्स लग रहा है, वो पार्टिकल अपनी जगह से हट जाएगा। अपनी जगह से हटने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा और जहाँ भी उसको एनर्जी कम हो गई उसकी, वहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा। चाहे रेन की बात करें, रेन में भी इसी तरीके से होगा, और विंड की बात करें तो विंड में भी इसी तरीके से होगा, बस कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। तो मैकेनिज़्म ऑफ वाटर इरोजन की बात करें तो डिटैचमेंट, ठीक है। तो फ्लोइंग वाटर की बात करें, फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन की बात करें, जैसे कि पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है, एक हाइड्रोलिक फोर्स लग रहा है उस पर किसी पार्टिकल पे, तो उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से डिटैच हो जाते हैं पार्टिकल। या इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप, बारिश हुई किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको डिटैच कर दिया। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों की वजह से जो मिट्टी है अपनी जगह से हट जाती है पानी की वजह से। पानी का जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो रेन की वजह से लगे, चाहे वो रन ऑफ वाटर की वजह से लगे, जो फोर्स पानी का लगता है, हाइड्रोलिक फोर्स, उसकी वजह से डिटैच हो गया, यानी पार्टिकल अपनी जगह से हट गया। उसके बाद हटने के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करना है। अब एक जगह से दूसरी जगह जैसे आपको जाना है तो आप बाई कार जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। तो उसी तरीके से पानी की बात है तो पानी में मूवमेंट हो रहा है तो रोलिंग करके जा सकते हैं, यानी जो बेड है, जो पानी के नीचे की जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, इसको हम बेड बोलते हैं, तो बेड पे रोलिंग करके मूवमेंट करके जा सकते हैं, बाउंस के फॉर्म में जा सकते हैं, पानी में मिक्स होके जा सकते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में मूव करते हैं। डिपोजिशन की अगर बात करें तो जो मिट्टी है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, मूव करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब तक एनर्जी रहेगी तब तक मूव करेगी। जहाँ उसको एक ऐसी प्लेस मिली जहाँ पे उसकी एनर्जी कम हुई या कोई एक बैरियर मिलेगा, वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएगी। तो सब में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जैसे कि अगर जैसे रेन ड्रॉप कहीं पे आ रही है तो क्या होता है, कई बार इम्पैक्ट की वजह से जो पोर्स हैं वो कम हो जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाता है उसकी वजह से। और जो डायग्राम है वो आपको ये बता रहा है कि कौन कौन से पार्टिकल में कौन कौन सा एक्शन होता है। जैसे बेड पे अगर हम बात कर रहे हैं, पानी बह रहा है, जो सबसे नीचे वाला जो लेवल है बेड का, उसमें रोलिंग स्लाइडिंग हो रही है। मोस्टली जो ग्रेवल टाइप के पार्टिकल हैं, जो बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं, वो पानी के साथ इतने हल्के तो होते नहीं कि पानी में मिक्स हो जाएं, तो वो स्लाइड करके मूव करते रहते हैं। जो थोड़े से छोटे साइड के पार्टिकल हैं, जैसे सैंड हो गया, वो क्या होगा, बाउंसिंग के फॉर्म में या सॉल्टेशन के फॉर्म में मूव करेंगे। थोड़े थोड़े दूर तक बाउंस करेंगे, फिर सेटल हो जाएंगे, फिर बाउंस करेंगे, फिर सेटल हो जाएंगे। जो सिल्ट और क्ले टाइप के पार्टिकल्स हैं, जो कि जिनकी साइज़ बहुत कम होती है, तो ऐसे पार्टिकल्स क्या करते हैं कि पानी के साथ मूव करते हैं। पानी के साथ ये मिक्स हो जाते हैं कुछ पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल जो है पानी के साथ मिक्स नहीं होते, तो सस्पेंशन के फॉर्म में पानी पे तैरते रहते हैं जितनी वाटर की फोर्स होती है उस अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का पूरा प्रोसेस होता है। मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही तीन चीज़ें, इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट। जैसे वहाँ पे डिटैचमेंट हो रहा था तो पार्टिकल अपनी पेरेंट सॉइल जो है वहाँ से
हट जा रहा था और उसके बाद मूव कर रहा था अलग अलग जगह। तो यहाँ पे भी यही है, बस विंड फोर्स है, यानी जो मूवमेंट स्टार्ट होगा वो कैसे स्टार्ट होगा, डिटैचमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, डिटैचमेंट भी कह सकते हैं इसको। तो अगर विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे मिट्टी कहीं रखी हुई है और हल्की हल्की हवा बह रही है, तो मिट्टी को कोई लॉस नहीं, कोई इरोजन नहीं। जैसे ही हवा की स्पीड एक क्रिटिकल स्पीड है, हर एक मिट्टी के लिए अलग अलग होगी, क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा कि वो पार्टिकल डिटैच होना शुरू हो जाएगा। तो इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, तीनों चीज़ इसमें होती है। इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट में जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एक थ्रेशोल्ड वेलोसिटी होती है, जिसको मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी बोला। एक ऐसी वेलोसिटी जो कि मिनिमम वेलोसिटी, अगर हम बात करें कि इसके ऊपर अगर वेलोसिटी बढ़ी तो पक्का सॉइल इरोजन हो जाना है, उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। तो अलग अलग साइज़ के पार्टिकल के लिए, अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत ऐसी सॉइल है जो बहुत कम्पैक्टेड है, तो ऐसी सॉइल में आप थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। कोई ऐसी सॉइल है जो लूज़ फॉर्म में पड़ी हुई है, तो उसमें आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डिपेंड्स ऑन कि सॉइल कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं थ्रेशोल्ड वेलोसिटी की। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जैसे सॉल्टेशन है, सॉल्टेशन में हमने आपको वाटर इरोजन में भी बताया कि बाउंसिंग के फॉर्म में मूव कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल साइज़ होंगे। उसका भी साइज़ लिमिटेशन है, 0.10 से 0.15 mm डायमीटर के पार्टिकल हैं जो कि बाउंस फॉर्म में मूव करेंगे। क्रीप की बात करें तो थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं जो कि रोलिंग के फॉर्म में मूव करेंगे, उसको हम विंड इरोजन में क्रीप कह रहे हैं। तो बड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल सरफेस के साथ ही स्लाइड करते रहेंगे, उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्रीप। सस्पेंशन की बात करें तो जो एकदम छोटे साइज़ के पार्टिकल होंगे सॉइल के, मिट्टी जैसे आंधी वगैरह आती है तो उसके साथ मिट्टी भी उड़ के आती है, तो हल्के साइज़ के जो पार्टिकल होंगे वो हवा के साथ मूव करेंगे सस्पेंशन फॉर्म में। उसके लिए भी साइज़ की अगर बात करें तो उसका स्पेसिफिकेशन है जो कि लेस देन 0.1 mm है। जितने कम साइज़ होगी सस्पेंशन उसका आसान हो जाएगा। डिपोजिशन की बात करें, जहाँ भी कोई ऐसा प्लेस मिला जहाँ पे विंड को कोई बैरियर मिला या विंड की स्पीड जो है धीरे धीरे कम हो गई, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो साथ में मूव कर रहे हैं वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि स्लोप से स्टार्ट होता है और नीचे जहाँ प्लेनर सरफेस मिलता है तो वहाँ पे सेटल होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन की बात करें अगर, तो एनुअल कितना सॉइल लॉस हो रहा है ये हम एस्टिमेट करते हैं। अब एनुअल सॉइल लॉस कितना हो रहा है, ये पहले हम लोगों ने फैक्टर पढ़े थे, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर मैं बोलूँ कि इरोज़न किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो रेनफॉल पे डिपेंड करता है, स्लोप पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, सॉइल टाइप पे डिपेंड करता है, किस तरीके से आपने क्रॉप लगाई है उस पर डिपेंड करता है। तो यही सारे फैक्टर्स को मिला के एक इक्वेशन बना दी गई। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, उसमें आपने देख लिया कि इसमें बारिश इतनी हुई है और सॉइल की स्ट्रेंथ इतनी है, स्लोप इतना है, प्रैक्टिसेस हमने ये लगाई हैं, तो कितना इरोज़न हुआ साल में आप निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो इसमें जो आर फैक्टर है जो कि रेनफॉल या रन ऑफ से रिलेटेड फैक्टर है, तो ये डिपेंड करता है रेनफॉल की इंटेंसिटी पे। के फैक्टर की बात करें, ये सॉइल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा सॉइल की स्ट्रेंथ होगी उतना कम इरोज़न होगा। एल फैक्टर की बात करें तो लेंथ और स्लोप है। एस की बात करें तो स्टीपनेस, कितना ढाल है, इसकी ज़्यादा ढाल है, कम ढाल है, स्टीपनेस ज़्यादा है, कम है। सी और पी की बात करें तो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया को जहाँ का भी आप निकाल रहे हैं वहाँ आपने कुछ बचाव के लिए लगाया है कि नहीं लगाया, तो उस हिसाब से ये सारे कोफिशिएंट मैटर करते हैं। तो हर एक फैक्टर की अगर हम बात करें कि जैसे एक आइडियल कंडीशन होती है, उसी तरीके से एक आइडियल प्लॉट हम लेते हैं तो उसके लिए हम एलएस फैक्टर को 1 कंसीडर करते हैं, जहाँ पे स्लोप हम 9% कंसीडर करते हैं, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि उस
प्लॉट में कल्टीवेशन तो हुआ है बट कोई क्रॉप नहीं है, उसके लिए हम CP फैक्टर जो लेते हैं, नो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, तो हम CP1 लेते हैं। उस केस में जो K की वैल्यू होती है वो A/R होती है। तो इस तरीके से आइडियल प्लॉट की कंडीशन एक आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए कुछ एक कंडीशन मान लेते हैं, उसी तरीके से एक यूनिट प्लॉट का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस इक्वेशन को निकाला जा सकता है, सारे फैक्टर्स को निकाला जा सकता है। उसके अलावा जिस भी एरिया का आपको सेलेक्ट करना है वहाँ के आप सारे पैरामीटर्स भी निकाल सकते हैं। वहाँ की आप सॉइल चेक कर लीजिए कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, स्लोप कितना है, कौन सी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस लगाई है, रेनफॉल वाला फैक्टर सारा कैलकुलेट कर लिया आपने, तो आप यहाँ पे एनुअल सॉइल लॉस कितना हुआ है निकाल सकते हैं। उसके अलावा टेबुलेटेड फॉर्म में डिफरेंट डेटा आपको मिल जाएंगे, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एरियाज़ के लिए। तो रेनफॉल फैक्टर की जैसे R की बात बताया, तो वो रेनफॉल के पावर पे डिपेंड करता है कि कितना इरोजन वो क्रिएट कर रहा है। इरोडेबिलिटी फैक्टर डिपेंड करता है कि सॉइल की जो स्ट्रेंथ है अपनी वो किस हिसाब से है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। 0.1 से लेके 1 तक वेरी करता है। उसी तरीके से टोपोग्राफिकल फैक्टर है, उसके लिए भी वैल्यू कितनी होती है किसी पर्टिकुलर आइडियल प्लॉट के लिए, जैसे 1 है 9% स्लोप और 22.1 मीटर लॉन्ग प्लॉट के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ हम देख सकते हैं। उसी तरीके से क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर है, जहाँ पे सेडिमेंट लॉस नहीं है वहाँ पे 0 है, कुछ कंडीशंस में 1 होता है। तो ये सारे इसकी पूरी जो वैल्यूज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किसकी वैल्यू किस कंडीशन में कितनी आ रही है। उसके अलावा आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सपोर्ट प्रैक्टिसेस की अगर बात करें, तो अगर फुल सपोर्ट प्रैक्टिसेस है तो इसका मतलब इरोजन होगा ही नहीं, तो इसीलिए P की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर सपोर्ट प्रैक्टिसेस आपने नहीं लगाई है तो P की वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे और फिर सॉइल इरोजन निकालेंगे। तो हर एक फैक्टर की अपनी वैल्यू है। कुछ टेबल्स भी हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए निकाली गई हैं। सॉइल टाइप्स के लिए भी अलग अलग वैल्यूज़ हैं सारे फैक्टर्स की, तो आप अगर उसका वैल्यू अगर दिया हुआ है तो आप उसको लेके लिख सकते हैं। उसके अलावा आप टेबुलेटेड फॉर्म में देख भी सकते हैं कि किसकी वैल्यू क्या होती है, और उस हिसाब से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा इन केस, तो सारी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी या उस वैल्यू से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिटेल्स गिवन होगी जिससे आप उस वैल्यू को निकाल पाएँ। और कुछ अगर टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए आप सॉइल की वैल्यू K की वैल्यू याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, या आइडियल वैल्यूज़ याद कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर क्वेश्चन कैसा भी आता है तो आप कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अब आ जाता है विंड इरोजन कंट्रोल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट अगर समरी के फॉर्म में हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमको विंड इरोजन को रोकना है, यानी हवा से हो रहे जो तेज़ हवा आने से जो मिट्टी कटती है उसको रोकना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 चीज़ें हैं मेन। पहला, वेजिटेशन, यानी कि जिस भी एरिया में आपको इरोजन रोकना है, आप वहाँ के एरिया पूरी सरफेस को आप वेजिटेशन से कवर अप कर दीजिए। और भी तरीके हैं, मतलब वेजिटेशन लगा के, पेड़ पौधे लगा के, छोटे छोटे वेजिटेशन क्रॉप लगा के आप कैसे मिट्टी के कटाव को कम कर सकते हैं, वेजिटेटिव मेजर में आ जाता है। रफ एंड द सॉइल सरफेस बाय टिलेज प्रैक्टिसेस। तो अगर जैसे टिलेज ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो स्मूथ सरफेस ना रहे, थोड़ा रफ सरफेस रहे, जिससे कि अगर इरोजन हो रहा है, यानी अगर हवा आ रही है तो उसको पार्टिकल्स जो है लूज़ ना रहें कि आराम से ईज़िली रिमूवल हो जाए, रफ़ रहें। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान देना होता है। उसके अलावा मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल मेज़र, जो कि हम कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में अगर बोलें तो कुछ बैरियर्स लगा सकते हैं, उसको हम मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल मेज़र बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें विंड इरोजन कंट्रोल के बारे में है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हमारी यूनिट 1 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, जहाँ पे हम सारे प्रैक्टिसेस की बात करेंगे जिससे कि कंट्रोल हो सकता है विंड इरोजन का। अब आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।